गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक छोटी सी सीरीज़ है, पॉलिटी को रिवाइज़ करेंगे। 3 से 4 वीडियो के अंदर रिवाइज़ कर लेंगे। कुछ नोट्स हैं जो मैंने कहीं से पिकअप किए हैं, इन नोट्स को रिवाइज़ करेंगे। मैंने बहुत सारे देखे हैं नोट्स ये वाले, तो बहुत सारे देखने के बाद ये मुझे अच्छे लगे हैं। और ये नियर अबाउट 170 पेज के नोट्स हैं पूरी पॉलिटी के, पूरी। तो ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, अगर आप पढ़ सकते हो तो मैं इसके लिए वीडियो रिकॉर्ड बनाऊंगा ताकि मुझे भी हेल्प मिल पाए बाद में वीडियो को रिवीजन के लिए। वीडियो 1-2 बार स्पीड में करके देख लूँ। तो आप वीडियो को 1.25 करके या वीडियो को आप देख सकते हैं 1.5 करके, जो भी आपके लिए सूटेबल हो, तो आप उसके तरीके देख सकते हैं। 1600 में ब्रिटिश भारत में आते हैं क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ जो है उनको ट्रेडिंग राइट्स देती हैं और यहाँ पे आके कंपनी बनाते हैं। 1665 तक एक प्योर कंपनी का काम करती थी। फिर बाद में दीवानी राइट आ जाते हैं, बैटल ऑफ बक्सर आपको पता होगी। उसके बाद इनके पास दीवानी राइट आ जाते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। 1958 तक कंपनी पूरा एक्ट करती थी। 58 के बाद आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, क्योंकि सेपो इम्यूनिटी हो जाती है कहीं ना कहीं, तो बहुत भारी नुकसान पहुंचता है गवर्नमेंट को भी और कंपनी को भी। तो सारे उसकी पावर एंड कर देती है कंपनी की, और सारी पावर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली जाती है। यानी कि अब रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो जो इंग्लैंड में बैठी हुई गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है इंडिया की गवर्नेंस के लिए। तो ये डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है? जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, इसको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसके अंदर आया। इस एक्ट के अंदर जो भी इंडिया में था रूलिंग बॉडी थी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, क्योंकि बंगाल रीजन था। क्रिएट किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, उसमें 4 मेंबर थे। तो अभी कितने मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में? 4 मेंबर हैं। जो लॉरेन वेरन हेस्टिंग थे वो आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नर ऑफ बंगाल जो आपका बॉम्बे था और मद्रास था प्रेसिडेंसी, उनको सबॉर्डिनेट किसके अंदर रखा गया? जो आपको गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया, क्योंकि ये भी प्रेसिडेंट थी, दोनों ब्रिटिश के अंदर थी। तो हेड कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ये इनके सबॉर्डिनेट बनाए गए। इसमें और क्या किया गया? इसमें सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया 1774 में, विद 1 चीफ जस्टिस 3 अदर जज। तो जस्टिस सिस्टम भी यहाँ से स्टार्ट हो गया। पहली सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में बनाई गई। प्रोहिबिट किया गया जो सर्वेंट है कंपनी के, वो किसी भी चीज़ में एंगेज रहें, एनी प्राइवेट एक्टिविटी में वो ना रहें, ना कोई किसी से रिश्वत ले, ना किसी को कोई नेटिव को कोई फ़ायदा पहुँचाए। ये कुछ काम 1773 एक्ट के अंदर किए गए। इसको दोबारा से थोड़ा इसमें कुछ गलती हुई थी तो उसको सुधारा गया 1781 में। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है, डिस्क्लेरेटरी एक्ट भी इसको बोला जाता है 1781 को, क्योंकि एक्ट ऑफ सेटलमेंट की कुछ में कुछ गलतियाँ करी थी, उनको सुधारा गया। 81 में पास किया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, पास कर दिया 5 जुलाई 1981 को। रिमूव द जो भी कमी इसके अंदर थी उनको ठीक किया गया, क्योंकि पहली बार ये एक्ट लेके आए थे और उसके बाद कुछ कमियां रह गई थी, उनको ठीक किया गया। इसी वजह से इसे डिस्क्लेरेटरी एक्ट भी बोला जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता है। तो उसके प्रोविज़न कुछ उन्होंने ठीक किए। सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल काउंसिल में कुछ डिस्प्यूट थे, कुछ रिलेशन थी, वो डेवलप इन्होंने की। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1981 को भी बोला जाता है। अब क्या क्या चेंजेस किए? एग्जाम किया गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को, जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट से अलग किया, तो वो जुरिडिक्शन अलग अलग किए। पहले इनमें कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता था दोनों में। रेगुलेट किया गया 1770, सर्वेंट ऑफ द कंपनी केम विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो आते थे वर ब्रॉड देम अंडर द ड्यूअल कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट। इट विल एग्जेम्प्ट द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी कि आप ये देखो कि ब्रिटिश को सारी आज़ादी दे रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर से बाहर निकाल रहे हैं, और जो भी हैं और अदर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखा जा रहा है। कोई भी ऑफिसर हो, सबको क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया, एग्जाम कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से। तो ये कुछ काम किया गया। रिवेन्यू मैटर जो था, मैटर जो अराइजिंग होते थे, कलेक्शन ऑफ द रिवेन्यू जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से, उसको भी मतलब कहीं ना कहीं एक्सक्लूड किया गया, बाहर कर दिया गया। इट प्रोवाइड द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव द जुरिडिक्शन ओवर द, मतलब जो भी होंगे वहाँ के लोग होंगे सब पे जुरिडिक्शन होगी, पर कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर, काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल या गवर्नर जनरल या रेवेन्यू सिस्टम, ये सारा बाहर कर दिया गया। पर्सनल लॉ कुछ भी हो, जो हिंदू के हो तो उसको अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ के हिसाब से, मुस्लिम उनकी सरिया के हिसाब से चलेंगे, तो मोमेडियम लॉ उनके हिसाब से चलेंगे। तो ये सारे काम किए गए। और जो कोर्ट की जोग्राफिकल जुरिडिक्शन थी बिगिन द लिमिट की गई ओनली इन कैलकाटा। तो यानी कि इसमें क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट की और जो सेंट्रल की लड़ाई थी उनको अलग अलग किया गया। इसके अंदर आपको याद रखना है 1781 को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के अंदर जो प्रोविंशियल कोर्ट थी कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल काउंसिल, नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। जो प्रोविंशियल कोर्ट होती थी, ठीक है ना, उनको किसके अंदर रखा गया? गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर, ना कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इट एम्पावर द गवर्नर जनरल काउंसिल टू फ्रेम द रेगुलेशन ऑफ जो प्रोविंशियल कोर्ट है और काउंसिल की। तो पावर किसके पास? गवर्नर जनरल काउंसिल के पास दी गई। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को लिमिट किया गया 1781 में। ओवरऑल ये चीज़ है। फिर आता है आपका पिट्स एक्ट आता है
1784 का पिट्स एक्ट लेके आते हैं, ठीक है ना। कुछ और जो कमियां थी उनको और ठीक किया जाता है इस एक्ट के अंदर, इसको पिट्स एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करती है ये वाला एक्ट 1781 में, कुछ एक्ट लेके आती है तो बाद में इंडिया में अप्लाई करता है इन द नेम ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये भी बोला गया। फिर कुछ डिस्टिंग्विश बिटवीन रहता है कि कॉमर्शियल और पॉलिटिकल पावर को अलग अलग किया जाता है, ठीक है ना। जो कोर्ट है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, इसको क्या दी जाती है, कॉमर्शियल। देखो सी से हो गया ये, सी से हो गया ये, तो इनको क्या दिया जाता है, कॉमर्शियल पावर दी जाती है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या दी जाती है, इनको पॉलिटिकल अफेयर मैनेज करने की पावर दी जाती है। तो एक तरह से डुअल गवर्नमेंट सिस्टम हो गया। जो कॉमर्शियल कोर्ट है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो कॉमर्शियल मैटर, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो पॉलिटिकल मैटर देखते हैं। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसको सुपरवाइज पावर दी जाती है डायरेक्शन करने ऑल द सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट टू रिवेन्यू ब्रिटिश इंडिया, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थोड़ी ज़्यादा पावर दी जाती है। तो कॉमर्शियल मैटर कौन देखेगा, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेंगे पॉलिटिकल, और क्या देखेंगे, सुपरविजन करेंगे सिविल और मिलिट्रिकल गवर्नमेंट और द रिवेन्यू ऑफ ब्रिटिश कैसा है इंडिया के अंदर। तो इसमें कहीं ना कहीं बात होती है ब्रिटिश प्रोफेशन इन इंडिया, यानी कि ब्रिटिश के आदमी हैं इंडिया में, तो कहीं ना कहीं पहली बार यहाँ पे बात की जाती है ब्रिटिश प्रोफेशन इन इंडिया। 10 एक्ट में कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें, 2 रीज़न है। एक तो कंपनी टेरिटरी इंडिया वर फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश, जो आपका पोजेशन है इंडिया के अंदर है। ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर एंड इस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो क्या करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक तरह से सुप्रीमेसी कंट्रोल करती है किसके ऊपर, अपनी कंपनी अफेयर के और एडमिनिस्ट्रेशन की, तभी ये पावर डिवाइड की गई है। चलो ये वाला एक्ट आ गया। फिर एक एक्ट है 1786 में, इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे गवर्नर जनरल उस टाइम। बस आपको याद रखो इसमें क्या किया गया, ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द काउंसिल इन स्पेसिफिक केसेस, कमांडर इन चीफ, ठीक है। तो ये काम उसमें हुआ। और भी चार्टर एक्ट है 1793, इसमें क्या काम हुआ, इसमें क्या होता है, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोलते हैं 1793 को। इसमें पास ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, रिन्यू किया गया चार्टर जो थे इनके, उनको रिन्यू किया गया, यानी कि जो कंपनी को पावर दी गई। देखो 1773 में 20 साल की पावर मिली थी उसको, ठीक है, 20 साल तक आप कर सकते हैं। फिर उस पावर को दोबारा से रिन्यू किया जा रहा है 1793 में, तो इसको एक्सटेंड किया गया, ठीक है। और भी चीज़ें इसके अंदर की गई, की फीचर्स और भी कुछ चीज़ें ऐड की गई, जैसे ऐड किया गया, एक्सटेंड किया गया ओवरराइड पावर। अगर कोई जो लॉर्ड था उस टाइम कॉर्नवालिस जो थे, तो ओवरराइड कर सकते हैं ऑल द फ्यूचर गवर्नर जनरल और द गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंट्स, उनकी पावर को ओवरराइड कर सकते हैं। इट गिव द गवर्नर जनरल मोर पावर, गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दी गई। एंड द कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेटेड प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे और मद्रास, तो यानी गवर्नर जनरल को और पावर दी गई और उनको और पावर दिया गया करने के लिए। एक्सटेंड किया गया ट्रेड मोनोपोली को, कंपनी ऑफ इंडिया को, मतलब कि 20 ईयर के लिए, आपको पता ही है 20 साल और बढ़ा दिए गए। प्रोवाइड किया गया कमांडर इन चीफ वॉज नॉट बी द मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, तो ये भी आप रख सकते हो तो रख लो, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आगे बता दूंगा। इट ले डाउन द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो होंगे वो स्टाफ वर बी द पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो आया था पिट्स एक्ट में आया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल सारा वो पोलिटिकल देखेगा, सब कुछ रेवेन्यू देखेगा, उनको जो पैसा दिया जाएगा वो इंडियन रेवेन्यू में दिया जाएगा, ठीक है। इसमें कंपनी का अलाउड को इंक्रीज द डिविडेंड 10% बढ़ाने की बात की गई। तो प्रोविज़न जो एक्ट थे 1793 में वॉज मेड दैट द कंपनी आफ्टर पेइंग द नेसेसरी एक्सपेंसिव इंटरेस्ट डिविडेंड सैलरी टू द इंडियन रेवेन्यू विल पे बाय 5 लाख ब्रिटिश पाउंड एनुअली आउट द, जो भी सरप्लस रेवेन्यू आएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया जाएगा, ये आपको याद रखो। तो वो भी डिविडेंड बढ़ा दिए उन्होंने, तो यही एक्सचेकर सारी चीज़ बढ़ा दी गई। एक्ट ने क्या किया, कोर्ट को रिडिफाइन किया, उसकी जुडिक्शन को दोबारा से रिडिफाइन किया गया। और जो एडमिनिस्ट्रेशन डिवोर्स के लिए फ्रॉम द जुडिक्शन फंक्शन एंड द डिसअपियर फ्रॉम द जो माल अदालत, तो माल अदालत एक तरह से डिसअपियर कर दी गई इसके अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर आता है 1813 आता है, क्योंकि देखो 1903 हो गया, ये 10 साल में 20 साल में दोबारा एक्ट आते रहते थे। ऐसा क्यों होता था, उसका कारण था क्योंकि वो 20-20 साल के लिए 10-10 साल के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते थे। फिर आता है 1813, देखो 93 हो गया, 103 हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा आपका 1803 हो जाएगा, और उसके बाद कौन सा आएगा आपका 1813, दोबारा कुछ रिन्यू करना होगा। इसमें एंड मोनोपोली हो रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, कंपनी को मोनोपोली को ट्रेड विद चाइना, ठीक है, ट्रेड ट्री विद इंडिया, ठीक है। तो जो कंपनी की मोनोपोली थी चाइना के साथ, जो भी ट्रेड था वो टी में ट्रेड करेगी कंपनी और किसी चीज़ में नहीं करेगी, ठीक है ना, ये इसमें निर्धारित किया गया। और सोवरेनिटी जो ब्रिटिश क्राउन है उसकी और टेरिटरी इंडिया में मतलब इंक्रीज़ हो गई थी और बढ़ गई थी। क्रिश्चियन मिशनरी इंडिया में लाई गई, जो ये क्रिश्चियन जो आते हैं वो लाए गए। स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, यानी कि इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। एम्पावर किया गया लोकल गवर्नमेंट को टू इम्पोज द टैक्स ऑन द पर्सन जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है।
तो ये लोकल टैक्स की भी पावर दी गई लोकल गवर्नमेंट को। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, डिफाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को डिफाइन किया गया फर्स्ट टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप, एक तो मोनोपोली का, एजुकेशन को 1 लाख रुपीज़ दिए गए, ये भी आपको याद रखना है। वेस्टर्न एजुकेशन, क्रिश्चियन मिशनरी आई, ये कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट के रूप में आता है। फिर 20 साल बाद देखो 1833 में फर्स्ट स्टेप लिया गया सेंट्रलाइजेशन पावर करने का, यानी कि सारी पावर को अपने हाथ में लेने का, ये फर्स्ट स्टेप लिया गया सेंट्रलाइजेशन। फिर 19 जैसे ही 1858 आएगा, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन की जाएगी पावर, क्योंकि जब सेंट्रलाइज करोगे आप किसी की लगाम कसोगे तो लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा ना, वो कहेगा तुम मेरे ऊपर क्यों कर रहे हो, तो उससे बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया था। 1958 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ जाता है, ठीक है ना, और सारी पावर फिर से डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, लोगों को फिर ऐड किया जाएगा। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसमें क्या होता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि जिनकी टेरिटरी है बहुत बढ़ जाती है पूरे इंडिया में, तो फर्स्ट टाइम सेंट्रलाइज किया जा रहा है, और बंगाल के गवर्नर, इंडिया के गवर्नर उनको बना दिया गया, मतलब नाम चेंज कर दिया गया। जो पहले ठीक है, गवर्नर जनरल जो गवर्नमेंट थी कॉल्ड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द काउंसिल वर कॉल्ड एज इंडियन काउंसिल। तो मैंने आपको बताया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन जाती है, और जो काउंसिल होती है वो इंडियन काउंसिल, उसको रूप में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि पूरे इंडिया की बन गई है। तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल की अथॉरिटी होती है, उसके बाद अमेंड करने की, रिपेल करने की, अल्टर करने की, कोई भी लॉज को हटाना हो, बढ़ाना हो, क्योंकि सारी पावर सेंट्रलाइज उन्होंने अपने हाथ में रख ली। ऑल द पीपल प्लेस इन द ब्रिटिश टेरिटरी, ठीक है, फॉरन कुछ भी उन्हें करना हो तो वही करेंगे। तो पहले गवर्नर जनरल इंडिया कौन बनते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं। अब आपको बताना है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, उनका नाम आपको बताना है। फिर लॉस किया गया कि लेजिस्लेटिव पावर जो कि गवर्नर की बॉम्बे की और मद्रास की, ठीक है ना, वो की गई, उनकी हटाई गई लेजिस्लेटिव पावर, सारा कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में लिया। गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव पावर उन्होंने ले ली सारी। एनी लॉ मेड बाय इंडिया, ठीक है ना, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड वो एक्ट के रूप में आएगा, कोई भी लॉ बनेगा वो ब्रिटिश पुट द बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज टू बी कॉल्ड एज एक्ट आएगा वो। एंडिंग किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ थी वो ख़त्म की गई। जो भी ट्रस्ट होगा हिज मेजेस्टी में, हिज हायर और सक्सेसर, मतलब उनके रूप में लिया जाएगा। ओपन जो कॉम्पिटिशन सिस्टम है सिविल सर्वेंट का, वो लागू किया गया। इंडिया लॉ कमीशन इस्टेब्लिश की गई। लॉ कमीशन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है ना। 1935 में जो लॉर्ड मैकॉले थे, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन, और इनको क्या कोडिफाइड किया गया, इंडिया लॉ। इन्होंने इंडियन के लॉ बनाए, वो IPC CRPC, इन्होंने कहीं ना कहीं वो डिफाइन किए गए। तो इसमें क्या क्या काम इंपॉर्टेंट हुए देखो 33 में क्या क्या काम इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो सेंट्रलाइज किया गया, सेंट्रलाइज करने के लिए तो पूरे इंडिया की पावर अपने हाथ में, तो गवर्नर ऑफ इंडिया बना। उसके बाद क्या काम किया गया, मेन काम किया गया, इंडियन काउंसिल होगी अब, है गवर्नर जनरल काउंसिल से इंडियन काउंसिल उसको बना दे। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले ऐसे हीरो रहे जो गवर्नर जनरल बने, ठीक है ना। और क्या किया गया, अब एक्ट के रूप में आएंगे। अब जो भी होगा एंडिंग करना होगा वो मतलब मेजेस्टी के नेम पे करेंगे। इंडियन लॉ कमीशन इस्टेब्लिश की गई। लॉर्ड मैकॉले पहले अपॉइंटेड किए गए जिन्होंने कोडिफाई किया इंडियन लॉ को। तो ये भी आपको कुछ स्टेप याद रखने हैं। फिर 20 साल बाद फिर देखो 33 हो गया, उसके बाद 43 हो गया, 53 फिर चार्टर एक्ट आया। फर्स्ट टाइम सेपरेट द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो ये आपको याद रखना है गवर्नर जनरल काउंसिल के, जो हमारे आज की तारीख में है एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेटिव अलग है, जुडिशरी अलग है। तो फर्स्ट टाइम इसको ऐसे सिस्टम को सेपरेट किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया 6 मेंबर में। हु वॉज द क्राउन नॉमिनेटेड, देखो ठीक है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है ना, क्राउन नॉमिनेटेड वो डायरेक्टर है, ठीक है ना, उसमें और भी बढ़ाया गया। इंडियन सेंट्रल और लेजिस्लेटिव काउंसिल को मिनी पार्लियामेंट भी कहीं ना कहीं कहने लगे। एक्ट एज अ पार्लियामेंट, जो आजकल का मॉडल चलता है ब्रिटिश जो पार्लियामेंट मॉडल है हमारे पास, वो कहीं ना कहीं यहीं से स्टार्ट हो चुका था। बर्थ हुआ इंडियन सिविल सर्विसेज का, वॉज ओपन टू ऑल इंक्लूडिंग इंडियन। तो यहाँ पे सबके लिए इंडियन सिविल सर्विसेज खोल दी गई। और लॉ कमीशन कब बनी, इससे 20 साल पहले, और 53 में क्या कर दी गई, आपको इंडियन सर्विस खोल दी गई। पर उनकी एज वेज बहुत ऐसी होती थी कि बहुत कम लोग ही पार्ट कर पाते थे। लोकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। 4 मेंबर को उसके अंदर लोकल गवर्नमेंट के बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस के ऐड किए गए। मैकॉले कमेटीज़ में आई, कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज अपॉइंट किया गया 1854 में। तो मैकॉले का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लॉर्ड मैकॉले लॉ कमीशन के भी उनको चेयरमैन बनाया गया, उन्होंने कोडिफाई किया 33 वाले में, और 53 वाले मैकॉले ही उसमें कमेटी बनाई गई जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को अपॉइंट, मतलब ये सब चीज़ उन्होंने किया।
तो ये सारे काम किए गए। तो इससे क्या हो जाता है, लोगों में बहुत रोष पैदा हो जाता है, क्योंकि सेंट्रलाइज किया जा रहा है, सारी पावर आप अपने हाथ में रख रहे हो। तो ये दोनों एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों है ना, 1833 और 1813 और 1853, ये तीनों आपको बार बार पढ़ने हैं, मेन पॉइंट इसके अंदर से बार बार निकालने हैं। दूसरा आता है, फिर क्या होता है, लड़ाई हो जाती है, फिर तो क्राउन रूल आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से क्राउन रूल स्टार्ट हो, सारी पावर क्राउन ले लेता है, क्योंकि लड़ाई बहुत होती है। 9 मई को 1958 को दिल्ली से सारे सिपाही आ जाते हैं, इधर सारे आर्मी छोड़ते हैं, रेजिमेंट में लड़ाई हो जाती है। तो देखते हैं, अंग्रेज़ देखते हैं कि हमारे यहाँ इतना पंगा हो रहा है, ठीक है, अपने अंदर ही इतना पंगा हो रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो बहुत कमी आ जाएगी। तो फिर अब से क्या आने स्टार्ट होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आना हुआ, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोलने लगे। इस एक्ट का दूसरा नाम बोला जाता है एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट इन इंडिया, इसको बोला जाता है। दिस एक्ट ट्रांसफर द गवर्नमेंट, इस एक्ट ने क्या किया, जो ट्रांसफर टेरिटरी रिवेन्यू सिस्टम है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया। इन अदर वर्ड, रूल ऑफ कंपनी इज रिप्लेस्ड बाय द क्राउन रूल। अब क्राउन रूल स्टार्ट हो, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम चेंज होकर वाइसरॉय बन गया। और जो सिस्टम आया था पिट्स इंडिया एक्ट में, वो बोर्ड ऑफ और कोड ऑफ वो कॉमर्शियल के अलग अलग थे, ठीक है ना, उसको फिनिश कर दिया गया, और ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम को जो है एंड कर दिया गया। पावर ऑफ द ब्रिटिश क्राउन एक्सरसाइज, ठीक है ना, जो पावर होगी, मतलब अब उनके नाम पे कोई काम किया जा रहा है, वाइसरॉय भी अपॉइंट कर दिया गया। अब वो कुछ देखने के लिए, ब्रिटिश क्राउन कुछ वॉच करने के लिए कोई आदमी तो रखेगा ना इंडिया में, तो वो क्या रखते हैं, वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट रखते हैं इंडिया के अंदर अपॉइंटेड, एक ये विभाग बनाया जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है ना। तो ये काम किया जाता है। फिर वाइसरॉय रिप्रेजेंट करते हैं क्राउन को, रिप्रेजेंटेशन वाइसरॉय करेंगे, और सेक्रेटरी स्टेट जो होंगे उसमें मेंबर होंगे, जो ब्रिटिश कैबिनेट थी, जो ब्रिटिश आदमी थे उसके मेंबर किसमें, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये पूरी वॉच लोग रखेंगे इंडिया के ऊपर। तो ये सारे काम किए गए। और भी काम हुआ, एक मिनट रुक जाओ, मैं अपना ये वाईफाई बंद कर देता हूँ। और भी काम हुआ जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी, जो बनी थी, कब बनी थी आपको बताना है। काउंसिल ऑफ इंडिया सेंट्रलाइजेशन पावर को किया जा रहा था, 1833 में सेंट्रलाइजेशन किया गया था पावर को। तो उस टाइम में मैंने बताया था क्या गवर्नर ऑफ इंडिया बने थे, और उसके बाद में क्या बना था, उनकी क्या बनी थी, काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल बन गई थी। जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी उसमें 15 मेंबर को और ऐड किया गया। वेस्टेड किया गया कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द गवर्नर जनरल, ठीक है ना, ये सारी चीज़ की गई। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई गई, एक तरह से अल्टीमेटली ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आ गई, और लॉर्ड कैनिंग ऐसे पहले वाइसरॉय बने। तो आपको कमेंट में बताना है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, और फर्स्ट वाइसरॉय तो आपको पता है लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ, चेंज होते हैं, क्योंकि 50 एक्ट तो वो चार्टर्ड एक्ट ख़त्म ही कर दिए सारे, जो 20-20 साल के लिए उनको दिए जा रहे थे, 20-20 साल बढ़ाए जा रहे थे, वो तो ख़त्म ही हो गया। अब तो इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा 1861, 92, 1909 और फिर 1919, फिर 1935 और लास्ट 1948 आके सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसमें क्या किया, गवर्नर जनरल एज ए एग्जीक्यूटिव काउंसिल उनके साथ, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़्यादा पावर होती है, जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं एग्जीक्यूटिव होते हैं, ज़्यादा पावर होती है। तो गवर्नर जनरल के साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड भी कुछ इंडियन को ऑन द नॉन ऑफिशियल मेंबर को, उनको उसमें क्या किया गया, प्रोवाइड की गई जगह, स्पेस दिया गया। पावर को डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, जैसे मैंने बताया ना सेंट्रलाइज किया जा रहा था, डिसेंट्रलाइज किया गया, और लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास को भी दी गई कि आप भी पावर रखो। पोर्टफोलियो सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है पोर्टफोलियो सिस्टम का, इसमें लेके आना, पोर्टफोलियो सिस्टम इसके अंदर लेके आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आपको ये पढ़नी है ये लाइन ज़रूर याद रखना, पोर्टफोलियो सिस्टम का इसमें लेके आए। ऑर्डिनेंस मेकिंग जो इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑर्डिनेंस मेकिंग, देखो एक तो पोर्टफोलियो बनाया गया, और ऑर्डिनेंस सिस्टम, जैसे आज की तारीख में ऑर्डिनेंस चलता है ना, 6 मई, अगर कोई भी पार्लियामेंट का सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, 6 महीने तक वो वैलिड रहता है। जैसी पहली सीटिंग होगी 6 वीक के अंदर आपको पास कराना, तो मैक्सिमम कितना समय रहता है, 6 मंथ प्लस 6 वीक का। तो ऐसे ही ऑर्डिनेंस सिस्टम इसमें लेके आए। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, पहले तो मद्रास और बॉम्बे में तो थी, तो अब पंजाब, बंगाल और नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर, क्योंकि अंग्रेजों ने ये भी जीत लिया था, जो वार भी चल रही थी ना साइमल्टेनियसली, मद्रास से लड़ेंगे, मराठाओं से लड़ेंगे, सिख से लड़ेंगे, तो ऐसे वॉर भी चल रही थी इनकी। तो जब ये जीत जाते हैं पंजाब में, बंगाल में और नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर में, तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, ये यहाँ पे अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाते हैं। वाइसरॉय एम्पावर करता है, रूल ऑफ द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन रहे बिजनेस इन द काउंसिल। रिप्रेजेंटेशन दी गई कुछ एसोसिएटेड इंडियन को इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि लॉ मेकिंग प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया था, मैकॉले आ गए थे 1833 में।
और 53 में आपको मतलब वो भी बना दिए गए थे, इंडियन सिविल सर्विसेज भी स्टार्ट कर दी गई थी इंडियंस के लिए। 53 में मैकॉले आ गए थे, तो मैकॉले वो लॉ तो कोडिफाई कर ही रहे थे, तो उसी प्रोसेस में कुछ इंडियन को भी इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन दी गई। 1862 में लॉर्ड कैनिंग देन द वाइसरॉय नॉमिनेटेड 3 इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। 3 इंडियन को नॉमिनेटेड करते हैं, नाम क्या है, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, इनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है, पावर लोगों के पास जाए, पावर लोगों के पास जाए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि स्टेट को पावर देना, स्टेट पावर देना। तो मद्रास बॉम्बे को दी गई, पंजाब बंगाल नॉर्थ वेस्टर्न को दी गई। ऑर्डिनेंस मेकिंग प्रोसेस भी लेके आए, पोर्टफोलियो सिस्टम, लॉर्ड कैनिंग ये पोर्टफोलियो सिस्टम भी लेके आए 1859 में, ठीक है। और भी कन्वीनियंट बनाया गया, लोगों को ऐड किया गया लॉ मेकिंग प्रोसेस में, और नॉन नॉमिनेटेड भी किए गए 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, ठीक है। अब आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें इंक्रीज़ किया जाता है नॉन ऑफिशियल मेंबर को, दोबारा से इंक्रीज़ किया जाता है विदाउट मेजॉरिटी। तो नॉन ऑफिशियल आप इंक्रीज़ तो कर रहे हो काउंसिल के अंदर, पर मेजॉरिटी में अभी भी नहीं है। प्रोवाइड किया जाता है नॉमिनेटेड मेंबर को सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर बोथ द कंट्रोल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें भी कुछ मेंबर को अपॉइंट किया जाता है, यानी कि अब तो मेंबर ये बढ़ाएंगे। फंक्शन जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक्सपेंड किए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, इंक्लूडिंग डिस्कशन ऑफ बजट और आस्किंग द क्वेश्चन, जो स्टार्ड और अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आज की तारीख में चलते हैं ना, तो इसी टाइम पे ये क्वेश्चन सारे आए थे 1892 में। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वो पहले आ गई थी, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, पोर्टफोलियो सिस्टम, और इसमें क्या ऐड किया गया था, इसमें किया गया था सारा जो ऐड किया गया था ये आपका ये डिस्कसिंग ऑफ बजट को ऐड किया गया था, और आस्क कोई क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को भी ऐड किया गया था। इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए, देखो डायरेक्ट इलेक्शन तो थे नहीं, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन यूज़ किए गए। वर्ड जो इलेक्शन हाउएवर नॉट बीन यूज्ड, अभी इस वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, पर इलेक्शन इनडायरेक्टली किए गए पर वर्ड का यूज़ नहीं हुआ, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर और मॉडर्न आ जाते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन भी हो जाता है, तो उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं बंगाल विभाजन के बाद, कुछ फेवर में होते हैं, कुछ अनफेवर में होते हैं। इवन सूरत स्प्लिट भी हो जाती है, कांग्रेस में भी मॉडरेट और वो एक्सट्रीमिस्ट में डिवीज़न हो जाता है, लड़ाई छिड़ जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लेके आती है, जो कॉमनली नोन है, इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, क्योंकि अब उस टाइम पे जो ऑफिसर थे वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वो मोरले मिंटो थे, और जो वाइसरॉय थे वो मोरले थे, ठीक है। कंसिडर इंक्रीज़ किया जाता है साइज़ ऑफ द काउंसिल, देखो साइज़ ऑफ द काउंसिल तो बढ़ाते ही रहेंगे, ये बढ़ाते ही रहेंगे। देखो कि 16 से 60 मेंबर को ऐड किया जाता है। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो नॉट यूनिफॉर्म, तो ये भी आपको याद रखना है। अलाउड किया जाता है जो प्रोविंशियल काउंसिल में उसके नॉन ऑफिशियल मेंबर की मेजोरिटी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद और क्या, इंडियन को इंट्रोड्यूस किया जाता है वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, ठीक है। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है लो मेंबर थे, इनको उसके अंदर ऐड किया जाता है। कम्युनियल इलेक्टोरेट लाए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं, मुस्लिमों के लिए अलग से सेपरेट लॉ बनाए जाते हैं मुस्लिमों के लिए। तो ये भी मतलब सेपरेट लॉ नहीं कि उनके लिए मतलब मुस्लिमों को ही वोट करेंगे और कोई वोट नहीं करेगा, इस टाइप से कम्युनियल मतलब जैसे डिवीज़न किया जाता है, मुस्लिमों को वोट करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, आपको क्या याद रखने हैं। एक तो मोरले मिंटो रिफॉर्म बोला जाता है, साइज़ वाइज बड़ा है, हमें याद नहीं रखना है, ठीक है। ये वाइसरॉय काउंसिल में ये ऐड किए जाते हैं, ये हमें याद रखना है। जो हमारे सत्येंद्र नाथ सिन्हा इनको ऐड किया जाता है, मोरले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। मुस्लिम के लिए इलेक्टोरेट लेके आए, सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिमों के लिए इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है। और फादर ऑफ कम्युनल इसलिए लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है, क्योंकि मिंटो हमारे क्या थे उस टाइम पे वाइसरॉय थे, मोरले हमारे क्या थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, इसलिए इनको लॉर्ड मिंटो क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। ये सारे काम किए गए, काउंसिल की जो पावर को स्कॉल इनलार्ज किए गए। मेंबर आस्क्ड टू सप्लीमेंट क्वेश्चन ऑल्सो। तो आपको देखना होगा, देखो क्या क्या चीज़ें ऐड की गई। पहले क्या बना, ऑर्डिनेंस पावर आई, ऑर्डिनेंस पावर के बाद डिस्कस बजट आया, क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो पर उसके बाद जो उसने कुछ आंसर दे दिया, फिर बाद में उससे सप्लीमेंट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। आगे चले तो पता लगा सप्लीमेंट क्वेश्चन भी अब आप जाके उस इंसान से पूछ सकते हो, तो सप्लीमेंट क्वेश्चन भी पूछने की ताकत यहाँ पे आ गई थी। तो 1 to 1 चला। याद रखने के लिए डिस्कस ऑफ बजट, ऑर्डिनेंस, डिस्कस ऑफ बजट और क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। आगे चल के सप्लीमेंट क्वेश्चन भी ऐड कर दिए गए, तो ये भी आपको याद रखना है। इधर आते हैं, कुछ सेपरेट किया गया रिप्रेजेंटेशन को, जो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मतलब कुछ ऐसे ऐसे चीज़ों को और भी रिप्रेजेंटेशन दी गई काउंसिल के अंदर। तो ये सारे काम किए। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि आपका प्रॉब्लम आ गई 9 अप्रैल के दिन, मतलब वो जलियांवाला बाग
कांड हो गया, बहुत प्रॉब्लम आई, क्वेश्चन उठने लगे उसके लिए, फिर वो हंटर कमीशन भी अपॉइंट की जाती है चेक करने के लिए सही किया गलत किया, बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई, आपको सत्याग्रह भी स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी जाती हैं। तो अगस्त 1917 को ब्रिटिश इंडिया डिक्लेयर करती है फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ऑब्जेक्टिव वाज द ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन उठने लगे। गांधी आ गए ना यहाँ पे, गांधी आ गए, होम रूल लीग चली हुई थी पहले से ही, चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, ये सारे सत्याग्रह स्टार्ट हो गए, तो गांधी भी आ गए, तो लोग जुड़ने लगे, नेशनल फीलिंग लोगों के अंदर आने लगी, और एक्सट्रीमिज्म के मूवमेंट भी चल रहे थे, अपने अपने उनके अपने अपने चालू थे। तो अब गवर्नमेंट सोचती है कि 1919 के रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं और हम इसमें कुछ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट डेवलप करेंगे। तो मॉन्टेग्यू चेल्समन-फोर्ड रिफॉर्म लाए गए। जो मॉन्टेग्यू थे वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, और जो चेल्समन-फोर्ड थे वो आपके वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। तो इनके नाम पे इनको ये भी बोला जाता है, इसको क्या मॉर्ले और मिंटो, और इसको आपको मॉन्टेग्यू और चेल्समन-फोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है। अब कुछ मेरिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या थी कि जो डायरची सिस्टम था, जो कॉन्सेप्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए इंट्रोड्यूस किया गया डायरची सिस्टम को। इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्सेप्ट ऑफ द जो फेडरल स्ट्रक्चर है द यूनिटरी बेसिस पे, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा हमारा कि सबके पास, स्टेट के पास अपनी पावर और सेंट्रल के पास अपनी पावर विद यूनिटरी बेसिस, मतलब कहीं ना कहीं हाथ में कमान तो रहेगी जो आज की तारीख में है, पर स्टेट भी कुछ काम कर सकती हैं। इंक्रीज़ किया गया पार्टिसिपेशन को, इंडियन को और इंक्रीज़ किया गया एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में, ठीक है। हेल्थ संबंध पोर्टफोलियो लाइक आपका लेबर और हेल्थ मिनिस्टर भी उनको दी गई, जो इंडियंस थे मिनिस्टर बनाए गए उनको आज कुछ पोर्टफोलियो भी दिए गए, जैसे आपका लेबर का, हेल्थ का। अब आपको बताना है पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट कब हुआ था, 1861 में, ये आपको याद रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसे कुछ मिनिस्ट्री दी गए। फॉर ए फर्स्ट टाइम इलेक्शन वर नोन एज द पीपल, इलेक्शन कराया गया अमंग द पीपल, लोगों को समझ में आया इलेक्शन क्या है। देखो 1992 में इलेक्शन कराए गए थे, ठीक है ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन कराए गए थे, पर डायरेक्ट नहीं कराए गए थे, पर पहले टाइम इलेक्शन कराए गए फर्स्ट टाइम, और लोगों को समझ में आया इलेक्शन क्या होते हैं। सच जो वुमेन है ऑल्सो राइट टू वोट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये दो काम हुए, जो वुमेन्स को भी वोटिंग की पावर दी गई और आदमी को भी पावर दी गई, ठीक है ना, और फर्स्ट टाइम लोगों को पता लगा इलेक्शन क्या चीज़ होते हैं, और दोनों को पावर दी गई। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारा सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लिमिटेशन भी रखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर इसने क्या किया, एक्सटेंड किया कंसोलिडेटेड एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि पहले तो मुस्लिमों को दिया गया ओनली, यहाँ पे मुस्लिमों के लिए देखो सेपरेट मुस्लिमों के लिए, यहाँ पे और एक्सटेंड कर दिया गया, और एक्सटेंड करके मतलब कि और बढ़ा दिया गया। पर जो वोटिंग की पावर थी, फ्रेंचाइजीज थी, वो लिमिटेड लोग दे सकते थे, जो टैक्स बढ़ते थे, सब बढ़ते थे, कॉमन मैन के लिए अभी भी वोटिंग राइट नहीं थे, ठीक है। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया, और भी लोगों को ऐड किया गया। गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर वॉज द लॉट्स ऑफ पावर उनको दी गई, उनकी पावर को मतलब, ठीक है ना, पावर टू अंडरमाइन द लेजिस्लेटर, उनको और पावर दी गई। सेंट्रल और प्रोविंसेस को वो अंडरमाइन कर सकते हैं बहुत पावर को। एलोकेशन ऑफ द सीट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव वाज नॉट बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन बट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द, मतलब जो प्रोविंसेस के हिसाब में जो अच्छा था ना, जैसे मैं अच्छा हूँ, मैं इस रहने वाला हूँ इस प्रोविंस का, मैं अच्छा हूँ, उसके हिसाब से सीटें दी गई, ऐसे नहीं कि मतलब प्रॉपर तरीके से। तो ये सारा हुआ। रॉलेट एक्ट लेके इंट्रोड्यूस किया, पास किया 1919 में। वो क्या करता था, अगर कोई इंसान सरकार के खिलाफ बोल रहा है, ये बिल ऐसा था, इसे काला कानून भी बोला जाता है, उठा के जेल में डाल देते थे, कोई ट्रायल नहीं चलेगा उसका, मतलब कि कोई कोर्ट के सामने पेशी नहीं होगी, और 1 साल तक आप उसे इंसान को जेल के अंदर रख सकते थे विदाउट एनी ट्रायल। तो रॉलेट एक्ट लेके आया। इसी के खिलाफ जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन लोगों की गैदरिंग हुई, उन्होंने शांतिपूर्वक बैठ के वहाँ पे वो क्या करने वाले थे, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने वाले थे। जनरल डायर ने उनके ऊपर गोलियाँ चलवा दी, 10 से 15 मिनट गोलियाँ की फायर किया गया उनके ऊपर, लोगों की डेथ हो गई। तो यही सारी चीज़ इसके अंदर की गई थी। इतना नीचे वाला तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके ये थे, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी, उनको बढ़ाया गया, यानी कि सिख को, इनको और भी को ऐड किया गया, तो इनको और भी बढ़ाया गया। तो ये आपको याद रखना है। और नीचे ये आ जाएगा, मैं आपसे बता दूंगा किस किस को दी गई, सिख को दी गई, क्रिश्चियन को दी गई, एंग्लो इंडियंस को दी गई, यूरोपियन को, यानी कि सिख को ही वोट कर सकते हैं, सिख खड़ा हो सिख ही वोट कर सकते हैं उसे, इंडियन क्रिश्चियन हो इंडियन क्रिश्चियन को ही वोट कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। तो ऐसे पावर बढ़ाई गई। इंट्रोड्यूस किया गया रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की गई। लेजिस्लेटिव कॉन्सेप्ट रिप्लेस किया गया बाई कम्युनलिज्म। अभी इसमें क्या किया गया था, देखो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर को सेपरेट कहाँ किया गया था, वो आपको बताना है।
एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर को सेपरेट कहाँ पे किया गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे किया गया था। कहाँ पे किया गया था, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर को सेपरेट किया गया था। वो शायद मैंने इसे मार्क नहीं किया। शायद मैंने इसे मार्क नहीं किया, मुझे निकल गया दिमाग से। डिसेंट्रलाइज किया गया पावर को और ये सारे काम का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया गया, ये किया, कंट्रोल किया, डिस्कस बजट स्टार्ट किया, ये किया, इंक्रीज़ किया। तो आपको चलो कमेंट में बताना है, कहीं पे मिल जाए कौन से एक्ट में किया था। यहाँ पे और क्या काम किया गया, यहाँ पे बाइकैमरलिज्म, जैसे अपर हाउस लोअर हाउस भी अप्लाई किया गया लेजिस्लेटिव के अंदर, ये किया गया जो आज की तारीख में चलता है। ये 1919 में किया गया। डायरेक्ट इलेक्शन फर्स्ट टाइम किए गए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट इलेक्शन फर्स्ट टाइम किए गए। अब ये बहुत नीचे चला गया। डायरेक्ट इलेक्शन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए गए, ये आपको याद रखना है फर्स्ट टाइम। तो ये 2-3 जो पॉइंट हैं ये आपको याद रखना है। एक तो लेजिस्लेटिव और बाइकैमरलिज्म ऐड किया गया और डायरेक्ट इलेक्शन किए गए, पहले टाइम देखा गया। डीआरसी जो आई थी इंट्रोड्यूस हुई थी, उसको बिटवीन द ट्रांसफ़र, ठीक है ना, और उसको प्रोविंशियल में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। डीआरसी को इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंशियल सब्जेक्ट, सेपरेट बिटवीन द ट्रांसफ़र एंड द रिजर्व सब्जेक्ट, ऐसे इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे वो गवर्नमेंट ऑफ द मिनिस्टर आंसरेबल टू द प्रोविंशियल काउंसिल, और 3 जो मेंबर थे वॉइस टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है ना, वो इंडियन को उसके अंदर रखा गया। ये आपको याद रखना है। एट द सेम टाइम जो रिजर्व लिस्ट थी, ठीक, गवर्नर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल को अपने पास रखी। प्रोविंशियल बजट लेके आए और 6 कम्युनिटी को मैंने आपको बताई है, 1 2 3 4 कम्युनिटी को यहाँ पे क्या दे दिया गया, उनको पावर दे दी गई, मतलब सेपरेट कम्युनलिज्म सेपरेट कर दिया गया। जो फ्रेंचाइज थी वो लिमिटेड थी, अभी भी कुछ लोग ही वोट दे सकते, जो टैक्स और एजुकेशन और प्रॉपर्टी के मतलब से जुड़े हुए थे। हाई कमीशन इंट्रोड्यूस की गई लंदन की, ठीक है, लंदन में इंडिया के लिए। सेंट्रल जो पब्लिक सर्विस कमीशन था, जो 1926 में इंट्रोड्यूस, बाद में जाके उसने एग्ज़ाम कराने स्टार्ट किए, उसको भी यहीं पे बनाया गया था। तो ये सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे की गई। उसके बाद साइमन कमीशन आती है, क्योंकि 1919 में ये एक्ट आए, ठीक है, इनको रिव्यू करने के लिए अच्छे से काम चल रहा है नहीं चल रहा, तो साइमन कमीशन इंडिया में आती है नवंबर 1927 को। 7 मेंबर होते हैं, जो साइमन होता है उसको चेयरमैन होते हैं, और सारे मेंबर कौन होते हैं, ब्रिटिश होते हैं। इसी वजह से इंडिया ने अपोज किया कि हमारे लॉ हमारे लिए तुम लेके आए, हमारे इसमें मेंबर नहीं। क्या सही है क्या गलत, आप क्या बताओगे? कल को दिन आप यहाँ पे आए हो नवंबर में और ये रिव्यू करोगे। तो रिपोर्ट में कंडीशन रखी जाती है, इंडिया अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, रिकमेंडेशन इनकी अबॉलिश द डीआरसी, ये बोलते हैं कि अबॉलिश कर दो डीआरसी जो लेके आए हैं, और एक्सटेंशन करो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इन द प्रोविंसेस के अंदर भी। इस्टेब्लिश करो फेडरलिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, प्रिंसली स्टेट, उनको भी पावर दो, और कम्युनल जो इलेक्टोरेट है उसको और बढ़ाओ। वाइट पेपर साइन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेके आए, वाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ये पेश किया गया। कम्युनल अवार्ड को 1962 में और बढ़ाया गया। जो रामसे मैकडोनल्ड थे, जो आपके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने स्कीम लेके आए रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी के लिए और देने की बात की। अभी तो हमने कितने को दिया है, सिख को, इंडियन को, यूरोपियन को, इन सबको दे रहे दिया, मुस्लिम को 1909 में दिया। अभी इन्होंने क्या बात की थी कमीशन ने, कि और बढ़ाओ कम्युनल जो इलेक्टोरेट है। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए, डिप्रेस क्लास जो एसटी कम्युनिटी है। तो इसके खिलाफ क्या होता है कि गांधी जी जेल में थे, ठीक है ना, यरवदा जेल में वो अनशन पे बैठ जाते हैं, फिर उनसे कौन मिलने जाते हैं, BR अम्बेडकर मिलने जाते हैं। चलो बोलते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं करें, पर रिजर्वेशन दे देंगे हम उन्हें कि इतनी सीट इनके लिए रिजर्व होंगी जिस पे यही लड़ सकते हैं, वोट सब करेंगे, पर सेपरेट इलेक्टोरेट इनके लिए नहीं बना रहे। तो ये पूना पैक्ट साइन हो जाता है, ठीक है ना, इन सब के बीच में। तो ये सारी कहानी होती है। फिर गवर्नमेंट एक्ट 1905 आता है, जो इंपॉर्टेंट है। इस्टेब्लिश किया जाता है, ऑल इंडिया फेडरेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है फॉर द प्रोविंसेस के लिए और प्रिंसली स्टेट के लिए। एक्ट डिवाइड पावर कर देता है सेंट्रल में, और ठीक है ना, सेंट्रल एंड द यूनिट ऑफ नेम ऑफ फेडरल, प्रोविंसेस और कॉन्करेंट लिस्ट, ये लिस्ट सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। फेडरल लिस्ट में 59 सब्जेक्ट, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 सब्जेक्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में 36 सब्जेक्ट। रेसिड्यूरी पावर जो है गवर्नर जनरल के पास रहेंगे। जो 1905 जो है ना, इससे बहुत सारी चीज़ अभी भी वर्क कर रही है। देखो शेड्यूल 7 है आपका, ये वर्क कर रहा है, कॉन्करेंट वॉन्करेंट लिस्ट वाला ये वर्क कर रहा है। जो रेसिड्यूरी पावर अभी पार्लियामेंट के पास है, ये भी वर्क कर रहा है। एक्ट ने अबॉलिश कर दिया, डीआरसी लेके आए थे ना 19, हम कब लेके आए थे 1919 में। देखो यहाँ पे डीआरसी होगी आपकी, ये रही
ये इंट्रोड्यूस किया, इसको अबॉलिश कर दिया गया 1919 में लेके आया, इसको यहाँ पे लाके अबॉलिश कर दिया क्योंकि साइमन कमीशन की बोला था। प्रोविंशियल एटोनॉमी लेके आया, अबॉलिश किया गया 1939 में, ठीक है ना। और उसके बाद क्या, इसको अबॉलिश कर दिया गया सेंट्रल से, पर इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंशियल एटोनॉमी के अंदर, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अबॉलिशन ऑफ डायरची एट द सेंट्रल, पर उसमें प्रोविंशियल में हमने इसे ऐड कर दिया गया डायरची को। एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया बाइकैमरलिज्म इन द 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, मतलब जो पहले हम जो बाइकैमरलिज्म ने डिवाइड किया था पावर को 1990 में बाइकैमरलिज्म लेके आए थे, ठीक है ना, वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लेके आए थे। अब नहीं, अब जो बाइकैमरल स्टेट के अंदर प्रोविंस, जहाँ प्रोविंसेस में है ना लेजिस्लेटिव, वहाँ पे भी हम इसको लेके आएंगे। ये किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इन द प्रोविंसेस के अंदर, ठीक है। डिस्काउंटेड कर दिया गया इफेक्ट को, मतलब ये 1907 में डिस्काउंटेड 39, एक्सटेंड किया गया प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोवाइड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लास, फिर भी नहीं मानी, फिर भी इन्होंने कर दिया काम। पूना पैक्ट हो गया, फिर भी इन्होंने अलग से काम कर दिया, किसके लिए कर दिया, इनके लिए कर दिया, आपको याद रखना है। इसमें और किया गया, रिजर्वेशन जो RBI इसको बनाया गया, अबॉलिश किया गया, जो इस्टेब्लिश किया था ना आपने, अबॉलिश ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश किया गया, जो इस्टेब्लिश की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 में, याद करो 58 में, ठीक है ना। इसको अबॉलिश किया गया और काउंसिल ऑफ इंडिया हटा के अब क्या इस्टेब्लिश किया गया, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 58, यानी कि पहले काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट लग रहा था, देखो ये चलता आ रहा है ना, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1958 चलता आ रहा है, तो इसको अबॉलिश करके गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 58 कहने लगे। रिजर्वेशन बैंक बना, ठीक है। नॉट ओनली द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनी और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनी, जो आज की तारीख में चलती है। फेडरल कोर्ट बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के टाइप पे 1937 में, तो ये सारे काम किए गए। अब ये लास्ट आ जाएगा, लास्ट में आके फिर इंटरिज्म गवर्नमेंट बन जाएगी, फिर आगे हम चलेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पे जो स्टार्ट किया गया वो आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसको लेके आए। ब्रिटिश जो PM थे आपके क्लेमेंट करके एरिटे करके तो डिक्लेयर किया ब्रिटिश रूल भी एंड हो जाएगा जून 30 1948 को, ठीक है। पर जून 3 1914 लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसरॉय बना के इंडिया में भेजा गया। ये पार्टीशन को इस्टेब्लिश करते हैं, माउंटबेटन प्लान लेके आते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सामने। इंडिया इंडिपेंडेंस किया जाएगा 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस 47 को, और इंडिया और पाकिस्तान को मतलब सीडेड होगा या वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में आ जाए, कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ मतलब जितने भी उसके अधीन देश थे वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में चले गए थे, इसको साइन कर लिया। एम्पावर किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को टू डोमिनेंस, कि अपने हिसाब से अपना फेम आप कर लो। रिपेल हो जाएंगे सारे एक्ट, एनी एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। ये जो एक्ट आया इसमें सारे रिपेल हो जाएंगे जैसे देश आज़ाद होगा, जैसे आप फॉर्मेशन कर लोगे। अबॉलिश हो जाएगा ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को अबॉलिश कर दिया जाएगा। जो ग्रैंड फ्रीडम है वो इंडियन प्रोविंस के पास, उनके पास फ्रीडम है, आइदर ज्वाइन इंडिया, आइदर ज्वाइन पाकिस्तान, आइदर रिमेन इंडिपेंडेंट। तो आपको पता ही है फिर क्या क्या हुआ। फिर गवर्नेंस ऑफ ईच डोमिनेंस अपने हिसाब से देखोगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, प्रोविंशियल गवर्नर जनरल रहेंगे जो भी है हेड ऑफ द। ड्रॉप किया जाएगा जो टाइटल है एम्पायर ऑफ द किंग का, रॉयल टाइटल जो है किंग ऑफ इंग्लैंड, सबको इनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट एंड द रिजर्वेशन पोस्ट जो दी गई थी बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, उनको खत्म कर दिया जाएगा। फर्स्ट गवर्नर जनरल को न्यू डोमिनेंस ऑफ इंडिया का लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। ये मतलब न्यू डोमिनेंस वो रहे, वो दूसरे को शपथ दिलाएंगे जो हमारे बनेंगे पहले राष्ट्रपति, फिर वो छोड़ के चले जाएंगे। तो फर्स्ट जो न्यू डोमिनियन जो इंडिया बना उसके जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो भी माउंटबेटन थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना, जिन्होंने 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्म किया था, बिकम द पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट बन जाती है इंडिया की। तो ये आपको ये याद रखना है। जो 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है, यही पार्लियामेंट बनती है, तो इंटरिज्म गवर्नमेंट बनाई जाती है, यानी कि आप अपनी सरकार बना लो अपने हिसाब से। तो जवाहरलाल नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल बनाया जाता है एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशन के लिए। सरदार पटेल को होम और इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट दिया जाता है, पर आपको राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर दिया जाता है, जॉन मैथाई को इंडस्ट्री एंड सप्लाई दिया जाता है, आपकी जगजीवन राम को लेबर दिया जाता है, सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस। ये आपको याद रखना, रख सकते हो, मेन याद रखना इसमें किसको क्या दिया जाता है। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या याद रखनी है, इसमें कहीं आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर दिख रहे हैं क्या? इसमें है कहीं? लॉ मिनिस्ट्री में कौन है? लॉ मिनिस्ट्री में कौन है? आपके जोगिंदर नाथ मंडल, पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहीं नाम नहीं है, ठीक है। फर्स्ट जो कैबिनेट बनती है फ्री इंडिया, जैसे ही देश आज़ाद होता है, कौन होते हैं? यही सारे प्राइम मिनिस्टर ये होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, कॉमनवेल्थ रिलेशन, साइंटिफिक रिसर्च हो। इसमें कहीं आपको BR अम्बेडकर को बनाया जाता है एज ए लॉ मिनिस्टर बनाया जाता है,
इंपॉर्टेंट राजेंद्र प्रसाद जो है अभी प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, इनको फूड एंड एग्रीकल्चर, क्योंकि इंडिपेंडेंट हुआ है, अभी तो गवर्नर जनरल वही है माउंटबेटन, इनको फूड एंड एग्रीकल्चर दिया जाता है, इनको होम और इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट और स्टेट दिया जाता है सरदार पल्लव, जो तो आयरन मैन बोला जाता है, पूरा देश जोड़ा, इसलिए तो होम मिनिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट और स्टेट की मिनिस्ट्री इनको दी जाती है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एजुकेशन के बनते हैं। जॉन मैथाई रेलवे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जॉन मैथाई, इनको रेलवे दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये कुछ है। डिफेंस आपको बलदेव सिंह बनते हैं, सरदार बलदेव सिंह, इनको डिफेंस दिया जाता है। तो ये सारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है आपका पूरी चीज़ जो चेंजेस किए गए। अब उसके अंदर कुछ चीज़ हैं जो आपको उठानी है, जिसके ऊपर नोट्स बनाना है, जिसके ऊपर मैंने बार बार फोकस किया है। दूसरा जो स्टेप आता है वो आता है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किया गया, डिमांड उठी, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन 1946 से स्टार्ट हुआ। जो पहली डिमांड उठती है कॉन्स्टिट्यूशन में 1934 में उठती है, और वो कौन करता है, एम एन रॉय, जिन्होंने फर्स्ट बार बोला था कि इंडिया के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और इन्होंने बेसिस ऑफ द कैबिनेट मिशन 1935 में आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड करती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फ्रेम करने के लिए इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से बनाएंगे। 1938 में जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए फ्री इंडिया मस्ट बी फेम विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, यानी कि आप नहीं आओगे, हम अपने हिसाब से अपना बनाएंगे बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब कि 34 में एम एन रॉय, 35 में आपकी आईएनसी, 1938 में जवाहरलाल नेहरू विदाउट इंटरफेयर ऑफ एनीवन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, और असेंबली के जो मेंबर होंगे वो एडल्ट फ्रेंचाइजीज यानी कि वोटिंग से चुने जाएंगे। 1934-40 में अगस्त ऑफर लेके आते हैं, उसमें भी ये बात की जाती है। 1942 में सर आपके स्टैमफोर्ड क्रिप्स इंडिया में आते हैं। देखो अभी क्रिप्स है, क्रिप्स मिशन नहीं है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स अकेले आते हैं और ये बोलते हैं फ्रेमिंग कर देंगे, हम इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, ठीक है, आप अपने हिसाब से बना लेना। पर इसे मुस्लिम लीग रिजेक्ट कर देती है। क्यों रिजेक्ट कर देती है, इनका अभी पंगा चालू था अपना कि हमें तो सेपरेट मुस्लिम कंट्री चाहिए, उधर भी चाहिए बंगाली सेट, उधर भी चाहिए जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो अभी क्रिप्स क्यों आए थे, 42 में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इन्होंने एक चीज़ रखी थी, अभी वर्ल्ड वॉर में साथ दो, जैसी खत्म सा होगा हम आप इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन अपनी असेंबली बना लेना अपने हिसाब से। फिर आता है कैबिनेट मिशन रिजेक्ट द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पुट फर्दर अ स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच वॉर मेक, मुस्लिम लीग बार बार वही अड़ंगे अड़ाती रहती है, तो ये सारे खत्म हो जाते हैं। पहले ये क्रिप्स अकेले आएंगे, फिर क्रिप्स मिशन भी आएगा, तो ये सारी चीज़ चलती रहती है। फिर आज एंड में चल के फॉर्मेट किया ही जाता है 46 में। कंपोजिशन कैसा था कि 389 मेंबर होते हैं, जो 298 उसमें ब्रिटिश इंडिया से आते हैं, 93 आते हैं प्रिंसली स्टेट से आते हैं। देखो 389 है स्टार्टिंग में। एलोकेट की जाती है जो सीट की जाती है प्रोपोर्शन ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि एक लाख पे या 1 मिलियन पे एक को अपॉइंट किया जाता है, ऐसे सीटें एलोकेट की जाती हैं। वोटिंग होती हैं, मेथड से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेड बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफर बोल, मतलब कि ऐसी वोटिंग होती है, ये वाली वोटिंग होती है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पार्शियली इलेक्टेड और पार्शियली नॉमिनेटेड, तो आपको ये भी याद रखना है। और वोटिंग कराई जाती है, जो इलेक्टेड होते हैं वो कैसे इलेक्टेड किए जाते हैं, प्रोपोर्शनल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफर बोल, जो आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर आपको प्रेसिडेंट, ये जो इलेक्टेड होते हैं इसी उस पे होते हैं, ठीक है, तो इसी उस पे होते हैं। वोटिंग कराई जाती है, पार्शियल इलेक्टेड होती है, पार्शियल नॉमिनेटेड होती है आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 389 मेंबर होते हैं, 296 आपके ब्रिटिश इंडिया के, 93 प्रिंसली स्टेट के। आईएनसी हैव वॉन द मेजोरिटी ऑफ द सीट, 208 सीट आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतती है, ये आपको याद रखना है। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पहली मीटिंग होती है वो 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हो जाती है, 9 दिसंबर 1946 को। पर बाइकआउट कौन करता है, मुस्लिम लीग बाइकआउट करती है। क्यों करती है, इनका अलग ही चीज़ चालू थी, हम तो पहले सेपरेट कंट्री चाहिए, सेपरेट कंट्री चाहिए, ठीक है। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, इनको पहले प्रेसिडेंट बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का टेम्परेरी बेसिस पे, ये भी याद रखना। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया जाता है, ठीक है ना, और एससी मुखर्जी और वीआर कृष्णमाचारी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना। अब ये पूछोगे दो कैसे हो गए वाइस प्रेसिडेंट, इनको कुछ अलग अलग पावर दी जाती है। देखो आप पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, बस इतना याद रखो, ये वाइस प्रेसिडेंट और टेम्परेरी बेसिस पे पहले डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है, जैसे आज की तारीख में बनते ही हैं प्रेसिडेंट, मतलब जो ऊपर बैठेंगे स्पीकर होंगे उसे प्रेसिडेंट मान लिया जाता है कि, और नीचे सब फॉर्मेशन चल रहा होता है असेंबली में क्या क्या रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ऐसे। तो आज की तारीख में क्या होता है, स्पीकर से पहले एक प्रोटम स्पीकर बनता है कि वो सबको शपथ दिलवाएगा, उसका काम क्या होगा, फिर उसको इलेक्शन करवाएगा, उसके बाद
जो भी नया स्पीकर होगा बन जाएगा। तो उसी टाइप के आप मानो एक टेम्पररी प्रेसिडेंट सचिदानंद सिन्हा को बनाते हैं, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को दे देते हैं और एस.सी. मुखर्जी और के.एन. मनचारी को वाइस प्रेसिडेंट रखते हैं। ये मानो वाइस प्रेसिडेंट मतलब कि डिप्यूटी स्पीकर रखते हैं। ये ऑब्जेक्शन रिसोल्यूशन पास होता है। इस ऑब्जेक्शन रिसोल्यूशन के बेसिस पे हमारा आज का क्या है, प्रेम्बल चलता है। ये रिसोल्यूशन पास होता है। इसमें प्रेम्बल क्या बोलते हैं, वो सोल बॉडी बोलते हैं ना, सोल बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वही ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन, कैसा हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, वो सब इसी के अंदर था। ये 13 दिसंबर 1946 को लाया जाता है, यानी कि जैसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग होती है उसके 4-5 दिन बाद ये लाया जाता है कि हमें ऐसा देश बनाना है जो उसके अंदर लिखा हुआ है आपके प्रेम्बल का, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया सोलमन रिसॉल्व द ड्यूटी, जस्टिस किस प्रकार के चाहिए, ये चीज़ चाहिए, इंटीग्रिटी कैसी होनी चाहिए, सब उसमें लिखा हुआ है। तो जवाहरलाल नेहरू लेके आते हैं फंडामेंटल और फिलॉसफी कैसी रहनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर की, वो सारी चीज़ होती है। एनोमसली अडॉप्टेड बाय द असेंबली, ये असेंबली अडॉप्टेड कर लेती है 22 जनवरी 1947 को। तो सब चीज़ ये हो जाती है पूरी चीज़ और हमारा फॉर्मेशन कर दिया जाता है। चेंज बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, ठीक है, फॉलोइंग द 3 चेंजेस किए जाते हैं पोजीशन ऑफ द असेंबली के अंदर। अब क्या क्या किए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। असेंबली वॉज फुल्ली सॉवरन बॉडी होगी विच कुड बी फेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी फेम कर सकती है। एक्ट एम्पावर करता है कि असेंबली कुछ भी अल्टर कर सकती है, कोई भी लॉ ब्रिटिश का कुछ भी निकाल सकती है ब्रिटिश के, ठीक है। असेंबली ऑल्सो बिकम द लेजिस्लेटिव बॉडी, जैसी लेजिस्लेटिव बॉडी यही हो जाएगी जैसे हमारे लेजिस्लेटिव अभी एमपी होते हैं, पूरी बॉडी यही हो जाएगी जब लॉ पूरे बन जाएंगे। एंड इट बिकम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया और डोमिनियन लेजिस्लेटर। असेंबली मीट एज द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी चेयर, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के रूप में मीट कर रही है, क्योंकि असेंबली बन चुकी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मीट कर रही है तो चेयर कौन करेंगे, आपके राजेंद्र प्रसाद करेंगे। अगर वो लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए आके मिल रही है, आके बैठ रहे हैं सब लोग, तो उसको चेयर करेंगे जीवी आपका मालवानकर। तो ये भी एक डिफरेंस था, तो ये भी एक डिफरेंस था, इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। मुस्लिम लीग के मेंबर विड्रॉल कर जाते हैं क्योंकि उनका अपना देश बन जाता है, तो वो अपने विड्रॉल कर जाते हैं, तो मेंबर कम हो जाते हैं, वो याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अदर फंक्शन क्या आते हैं असेंबली के, इंडियन जो मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ में ली गई, मई 1949 को इंडिया ने मेंबरशिप ले ली कॉमनवेल्थ की, अपना झंडा लेके आए, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को। इंडियन एंथम बनी गई 24 जनवरी 1950 को, एंथम भी हमने अडॉप्ट कर ली। इंडियन नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट कर लिया हमने 24 जनवरी 1950 को, और फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को ये भी 24। तो हमने क्या अलग है, देखो एक तो नेशनल फ्लैग हमने पहले ही अडॉप्ट कर लिया था 22 जुलाई 1947 को, और हमने कॉमनवेल्थ की भी मई 1949 में ही हमने उनकी मेंबरशिप ले ली थी, और सारे काम हमने ये कब किए, फ्लैग हम पहले ही लेके आ गए थे। किसी भी चीज़ के लिए फ्लैग तो चाहिए ना, पहले झंडा लेके आगे चलते हैं ना किसी भी चीज़ का, क्योंकि उससे संकेत रहता है, एक चीज़ रहती है, और दिखाने का मतलब रहता है कि इस पार्टी का झंडा, ये इनका मुद्दा है, ये इनके है, वो झंडा पूरी चीज़ बता देता है। तो पहले हमने झंडा लिया, फिर एंथम, सॉन्ग और प्रेसिडेंट, ये सब एक साथ हमने लिए। जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उसके 11 सेशन चलते हैं, 2 साल तक चलते हैं, ठीक है ना, और 11 महीने तक और 18 दिन तक चलते हैं। फर्स्ट सेशन, ठीक है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का होता है, और जो जनवरी 24, 1950 को कहीं ना कहीं ये गलत दिया हुआ है इन्होंने, हमें मिस प्रिंट है। फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 9 दिसंबर को होता है, और ख़त्म ये पूरा हो जाता है, जो हमारा लागू हो जाता है वो 24 जनवरी 1950 को लागू भी पूरा हो जाता है, लास्ट सेशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूट द प्रोविजन ऑफ पार्लियामेंट बन जाती है 26 जुलाई 1950 को, टिल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट। तो पहले ये पार्लियामेंट बना दी जाती है, और फिर ये नए इलेक्शन कराए जाते हैं इंडिया में 51-52 में। उसके बाद जो चूज़ करके आते हैं वो हमारे देश के क्या बनते हैं, हमारे देश के फिर वो मिनिस्टर MP बनाए जाते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट बन गई है हमारी। जो मेजर कुछ कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ये मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, याद हो जाएंगी, फनी ट्रिक है, याद रखना। जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े थे, सबसे बड़े यही थे, PM यही तो यूनियन पावर कमेटी, यूनियन की पावर कमेटी तो यही रहेंगे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी तो यही रहेंगे, ठीक है। और किस किस चीज़ के जवाहरलाल नेहरू हैं इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, और किस किस चीज़ के हैं, और किसी चीज़ के हैं इसमें जवाहरलाल नेहरू, और किसी चीज़ के जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ठीक है। तो ये आगे जवाहर स्टेट कमेटी, ये स्टेट नेगोशिएशन स्टेट के साथ करना है, तो ये भी जवाहरलाल नेहरू। अब आपको कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि स्टेट का जो था वो आपके कहीं ना कहीं आपके सरदार पटेल थे, सरदार पटेल थे, पर सरदार पटेल को नहीं, सरदार पटेल को तो स्टेट तो ब्रिटिश की थी, वो तो डायरेक्टली इंडिया में आ गई।
कुछ प्रोविंशियल स्टेट थी, जो प्रोविंसेस थे वो हमारे भागना चाह रहे थे हमारे, कि हम अकेला इंडिपेंडेंट रहेंगे, वहाँ मोर्चा दिया गया सरदार पटेल को। आपने कहानी सुनी होगी। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन थे? वो थे सरदार पटेल। स्टेट और कमेटी में कन्फ्यूज़न होता है कभी कभी, आप सरदार पटेल मारोगे कि स्टेट के होंगे सरदार पटेल, नहीं, वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू थे। यूनियन के तो दोनों के कौन थे? वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, बहुत फेमस है ड्राफ्टिंग कमेटी के तो B.R. अम्बेडकर, इनको तो बोला भी जाता है पिता ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जब ये थे तो सारी स्टेट को एक साथ जोड़ना था, 565 रियासत होती थी, सबको एक साथ जोड़ना था। अब उनको एटिकेट्स, मैनर, एथिक्स, मॉरलिटी, फंडामेंटल राइट सिखाने थे, उसके बाद जोड़ना था कि आपको पहले तमीज़ सिखाएंगे। तो तमीज़ सिखाने के लिए क्या होती थी? फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी के, ट्राइबल के, सबके एरिया को जांचने के लिए। तो उसके लिए कमेटी बनी, सरदार पटेल उसके भी अंडर में रहे, इनके अंडर में रही। पहले एटिकेट सिखाएंगे, फिर ऐड करेंगे, तो ये सारी चीज़ की गई। अब इन सब कमेटी के अंदर कुछ सब कमेटी भी थी, इसी कमेटी के अंदर कुछ सब कमेटी थी, याद रखना है। जो आपके थे JP कृपलानी, इनका नाम बहुत सुना होगा, बिहार के मूवमेंट से बहुत सुना होगा, बहुत ये लोगों की मतलब फंडामेंटल राइट्स की बात करते थे, तो इनको इसी का चेयरमैन बना दिया गया, फंडामेंटल राइट की सब कमेटी का। फिर माइनॉरिटी की सब कमेटी, जो SC मुखर्जी थे, ये बहुत माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे और ये उनके राइट्स की बात करते थे माइनॉरिटी, इनको माइनॉरिटीज़ का बना दिया गया। फिर आपको देखा गोपीनाथ बदरोई, आपको बदरोई जो बोडोलैंड इधर का एरिया है, बदरुलाई, उधर के गोपीनाथ ये बदरोई थे। इनको जो नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंटियर है या असम है, और वहाँ का इनको सब कमेटी का बना दिया गया गोपीनाथ बदरोई को। देखो बदरोई एक नॉर्थ ईस्ट नाम सा लग रहा है, तो बदरोई वहीं के थे। और जो पार्शियल, जो एक्सक्लूडेड एरिया बचा था, अदर देन द, मतलब असम से जो एरिया बचा था, उसमें AV ठक्कर को बनाया गया था, क्योंकि जो एरिया क्यों बच रहा था, वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, लड़ते जाते थे, तो उनको टक्कर देने के लिए ठक्कर को भेज दिया कि टक्कर दूंगा, कौन देगा? ठक्कर देगा। देखो फनी ट्रिप होती है, फनी ट्रिप आपको याद रखनी चाहिए। तो ये है रूल ऑफ प्रोसीजर के लिए राजेंद्र प्रसाद को, देखो बहुत डिसेंट आदमी थे, इसलिए इनको स्पीकर बनाया गया था, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन फॉलो कराना जानते थे। अब पार्लियामेंट रूल प्रोसीजर कौन देखता है? वो आपके स्पीकर देखते हैं, तो इनको बनाया गया था स्पीकर। तो इनको किसका? स्टेट जो आपकी रूल एंड प्रोसीजर कमेटी है, इसलिए ही राजेंद्र प्रसाद को रखा गया। सबके पीछे रीज़न था इंसान को बनाने का। लॉ ऑफिसर थे तो ड्राफ्ट अच्छा बना पाते, कौन? आपके B.R. अम्बेडकर। जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े जाने माने नेता, तो यूनियन के सारी बात उनको देखनी थी, स्टेट से सारी बात उनको करनी थी। अब सरदार पटेल आयरन मैन थे, सभी स्टेट को एक करना, सारी प्रोविंशियल को एक करना था, तो उनको बनाया गया। अब वो अच्छे मतलब तमीज़ सिखा के लाना चाहते थे, पहले एटिकेट्स, मैनर सिखाऊंगा, उसके बाद ऐड भी करूँगा, तो सबका उनको फंडामेंटल, सबका उनको बनाया गया। अब उसके अंदर छोटी छोटी कमेटी भी बनाई गई। JP कृपलानी बहुत राइट्स की बात के, फंडामेंटल राइट के। SC मुखर्जी भी माइनॉरिटी की बात करते, तो उसके बना दिए गए। नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया में थे, गोपीनाथ आपके बदरोई थे, उनको बना दिया गया। अब ठक्कर हमने कैसे याद करा कि कुछ एरिया बच गए थे, जो असम प्रोविंसेस में ऐड नहीं हुए थे, मतलब बाहर ही थे, उनको टक्कर देनी थी, उसके लिए ठक्कर को भेजा गया, ठक्कर लेके आएगा, टक्कर देके। तो ये हमने याद रखने की एक ट्रिक बनाई है, जिससे मुझे सारी याद है। उसके बाद आता है माइनॉरिटी में। देखो हमें ओवरऑल क्या करना है, एग्ज़ाम निकालना है बस। कैसे निकले, क्यों निकले, हमें नहीं पता। आपने पढ़ा भी ना हो कुछ, आपका एग्ज़ाम निकल गया, सब पढ़ा है आपने कुछ पढ़ भी रखा है, बहुत कुछ पढ़ रखा है, और आपका एग्ज़ाम ना निकल पाए, तो सारी मेहनत ही बेकार है। तो हमें कैसे ना करके एग्ज़ाम निकालना है। कुछ माइनॉरिटी कमेटी थी, जैसे फाइनेंशियल स्टाफ कमेटी होगी। देखो अभी राजेंद्र प्रसाद के मैंने बोला स्पीकर थे, इसलिए वो रूल ऑफ प्रोसीजर भी वही देखेंगे, अब उनका स्टाफ भी तो होगा ना जो काम करता है उनके साथ, तो उनकी फाइनेंस और स्टाफ कमेटी भी इनके पास ही दी गई, क्योंकि स्टाफ भी उसमें ही काम करता है इनका। तो ये हो गए हाउस। उसके बाद और कहाँ बनाया गया इनको, मैं कुछ मेन याद करा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये बनाया गया एडहॉक कमेटी भी पार्लियामेंट के लिए होती है। एडहॉक बना होगा, स्टैंडिंग कमेटी बता होगा, तो वो भी पार्लियामेंट की होती है, नेशनल फ्लैग की। अब फ्लैग कहाँ लगता है? फ्लैग जहाँ स्पीकर ऊपर बैठा होगा उसकी चेयर के ऊपर लगेगा, ठीक है, या आगे लगेगा, साइड में लगेगा। तो जो एडहॉक कमेटी थी फ्लैग के लिए, वो भी राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, क्योंकि उनके साइड में ही फ्लैग लगना था, तो उनको बनाया गया। ये मैं कहानी बता रहा हूँ, ये कोई वो नहीं है कि उनके साइड में लगना था, याद करने के लिए कमेटी बना रहा हूँ। तो ये उनके लिए बनाया गया। और कहाँ ऐड किया गया? देखो माइनॉरिटी के एक दो मेन जो फिगर है उनको याद आप रख सकते हो, और आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट कमेटी ऑफ फाइनेंशियल, और आपको बस ये याद रखनी है मेजर वाली। माइनर आपको एक दो मैंने और बता दी आपको,
क्योंकि उसी से रिलेटेड है कहानी से हमारी। तो कहानी एडॉक कमेटी फ्लैग की और फाइनेंशियल स्टाफ देखने के लिए भी इनको बनाया गया। के.एम. मुंशी याद रख सकते हो, तो के.एम. मुंशी याद रखो, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे कि ठीक है ना, के.एम. मुंशी। और भी रखनी है कि क्रिटेडल कमेटी भी याद रखो आपकी कृष्णा स्वामी अय्यर को, कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी में भी आएंगे। देखो ये ड्राफ्टिंग कमेटी में भी आएंगे, तो इनको भी बनाया गया था क्या आपको, इनको। तो ये बस याद रखे तो रख लो, और कोई याद रखो, मालवीय कंग भी आएंगे नीचे। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी। इसको द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी ये ड्राफ्टिंग कमेटी, जो सेटअप किया गया 29 अगस्त 1947 को। कमेटी ने क्या किया गया, पूरा प्रिपेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसका ड्राफ्ट रखा। 7 मेंबर थे और चेयरमैन तो आपको पता ही अम्बेडकर साहब थे, और इसमें गोपालन स्वामी थे, कृष्णा स्वामी थे, के.एम. मुंशी थे, मोहम्मद सदुल्ला जी थे, माधव राव थे। उनको रिप्लेस किसको करके लाया गया था, बी.एल. मित्रा को, क्योंकि वो रिज़ाइन कर जाते हैं ड्यू टू इल हेल्थ। बी.एल. मित्रा की हेल्थ ख़राब हो जाती है, उनको रिप्लेस करके माधव राव को लाया गया। फिर टी.एम. कृष्णमाचार्य, इनको रिप्लेस, डी.पी. खेतान थे, उनकी डेथ हो जाती है 1948 में, तो उनको रिप्लेस करके खेतान मतलब कृष्णमाचार्य को लाया गया। तो इसमें कृष्णा वाले बहुत हैं, भजन बहुत गाते हैं। गोपाल किसका नाम होता है, वो कृष्णा का नाम होता है, गोपाल जी हैं। कृष्णा स्वामी हैं अय्यर करके, देखो कृष्णा है। टी कृष्णामाचार्य हैं, इसमें भी कृष्णा आता है। तो 3 तो आपको याद हो गए, 3-4 याद हो गए। एक तो बी.आर. अम्बेडकर, गोपाल कृष्ण, गोपाल स्वामी, आपको अलीवर्दी कृष्णन अय्यर, और आपको दूसरा टी कृष्णामाचार्य। तो 3 कृष्णा वाले आपको याद हो चुके हैं। तो ये वाला याद हो गए, ये हो गए, गोपाला हो गए, ये याद हो गए। अब बचे के.एम. मुंशी जी थे, ठीक है। और उसके बाद थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला। ये 2 आदमी को आपको याद रख सकते हो। देखो के.एम. मुंशी भी आता है, एस.एम. सदुल्ला भी आता है। तो के.एम. मुंशी और एस.एम. सदुल्ला याद करने के लिए। अब माधव राव, ये माधव एक मिनिस्टर हैं जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं बीजेपी के। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि माधव, वो बहुत बात करते हैं जम्मू कश्मीर को कोई इशू आता है, उनको बीजेपी ने बना के भेजा है वहाँ का चीफ बना के, जो जम्मू कश्मीर माधव रहते हैं। तो माधव राव उनसे याद करो, मेन है ड्राफ्टिंग कमेटी में। ऐसे कहानी बना के आप याद कर सकते हो। तो के.एम. मुंशी, आपको एस.एम. सदुल्ला, गोपाला स्वामी, कृष्णा स्वामी और कृष्णामाचारी, ये मैंने सारे याद कर लिए हैं। तो सारे मुझे ऐसे याद हो गए। उसके बाद इनेक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, फाइनल ड्राफ्ट पेश किया गया 4 नवंबर 1948 को। ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया 26 जनवरी 1949 को, और प्रियम्बल को भी पास किया गया उस बाद में, जो कंटेन करता है प्रियम्बल। उसमें 390 आर्टिकल्स हैं, 8 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। डी.आर. अम्बेडकर फादर एंड द चीफ आर्किटेक्चर बनाया गया उनको। कुछ एक्ट को तो इन्फोर्स कर दिया गया पहले ही, कुछ जो आर्टिकल्स थे उनको इन्फोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 को, तब हमारा संविधान लागू हुआ। उसी पे हम क्या सेलिब्रेट करते हैं वो आपको बताना है। रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस दिन लागू हमारा हो गया। जो कमेंसमेंट डेट थी वो क्यों रखी गई, 26 जनवरी क्यों रखा गया, क्योंकि उस डेट के पीछे चूज़ करने का एक कारण है कि 1930 को पूर्ण स्वराज डे हम सेलिब्रेट करने लगे थे। 1930 से जो डेट थी 1930 की, वो 26 जनवरी 1930 से हम पूरा जो पूर्ण स्वराज है वो कहीं ना कहीं हम सेलिब्रेट करने लगे थे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 को रिपील कर दिया, अबॉलिशन ऑफ द प्रायर काउंसिल जुडिक्शन। ये सारे काम हमने और भी करे। और हमने इस दिन को क्यों रखा, क्योंकि पूर्ण स्वराज 1930 को हमने सेलिब्रेट करने लगे थे, पूर्ण स्वराज वाला दिन, तो उसी वजह से हमने ये डेट रखी। कुछ एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई जुलाई 1946 को। चेयरमैन को थे जवाहरलाल नेहरू थे। कृष्णा जो कृपानी जी हैं वो कॉर्पोरेट मेंबर थे। ये याद रखो। हिंदी टेक्स्ट क्या है कि 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987 में एक्ट ऐड किया गया, आर्टिकल 19(4)A, ये सब चीज़ में हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस एक्ट में चेंज करके इसका हिंदी टेक्स्ट भी लेके आए हम। तो ये आपको याद रखना, रखो, नहीं रखना मत रखो। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखते हैं तो रख सकते हो। एलिफेंट वॉज अडॉप्टेड द सिंबल ऑफ सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। एलिफेंट सिंबल, एलिफेंट ना कि टाइगर या कुछ नहीं, एलिफेंट सिंबल को सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सर B.N. राव अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी, लीगल एडवाइजरी ली गई टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। B.N. राव अपॉइंटेड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइस देने के लिए, लीगल कुछ एडवाइस लेनी होगी। H.R. जो लेंगर करके नाम है, सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इनको बनाया गया। S.N. मुखर्जी को चीफ ड्राफ्टमैन बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ थी। और जो कैलीग्राफी का यूज़ किया, जो उसमें लिखने की कैलीग्राफी का यूज़ किया गया, वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनकी जो कैलीग्राफी थी उसको यूज़ किया गया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हैंड राइटिंग थी वो
इटैलिक स्टाइल की थी। इटैलिक स्टाइल जो होता है तो आप देख लेना, इटैलिक स्टाइल की थी। और जो कैलीग्राफी थी वो किसकी थी? प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखना होगा ना, ये शायद इसमें रखा है, आप देख सकते हो, ओरिजिनल कॉपी रखी है उसकी, शायद फ़ोटो कॉपी रखी है इसमें आपका, कौन सा है चलो बाद में बताऊंगा। तो उसमें देख सकते हो आप कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपको याद रखना है, स्टेट में पूछा जाता है। बिहारी नारायण रायज़ादा, कैलीग्राफी इनकी थी और लिखने का स्टाइल इनका इटैलिक स्टाइल था। ओरिजिनल जो वर्जन था वो ब्यूरीफाइड किया गया था, डेकोरेट किया गया था बाय द आर्टिस्ट जिनका नाम था शांति निकेतन, इंक्लूड द नंदलाल बोस और बहरॉय आपका राम मनोहर सिन्हा। इन्होंने उसका क्या किया था? ब्यूरिफिकेशन किया था। जैसे आपने यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा, इसको साइड में से पंक्तियाँ लगाना, फूल लगाना, इधर बनाना, कवर पेपर डेवलप करना, ऊपर डेवलप करना, तो वो किसने दिया? वो ब्यूटिफिकेशन मतलब ब्यूरिफिकेशन किसने दिया? वो आपका फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूड नंदलाल बोस और ब्यूराई राम मनोहर सिन्हा ने दिया। जो बुराई राम मनोहर सिन्हा थे इल्यूट्रेटेड थे ब्यूटिफाई करने के लिए, इन सब चीज़ों करने के लिए, कैलीग्राफी बाय, मैंने आपको बताया आपको, बिहारी नारायण रायज़ादा। जो कैलीग्राफी थी वो द हिंदी वर्जन किसने लिखा? ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था डन बाय द वसंत किशोर वेधेरा, ये विधया, ठीक है ना। एलिगेंट डेकोरेट थे इन्होंने नंदलाल बोस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नंदलाल बोस वही थोड़े वो करने आ जाएंगे, उसे सजाने आ जाएंगे। पर हिंदी वर्जन किसने लिखा? जो कैलीग्राफी ऑफ द हिंदी वर्जन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की थी वो वसंत किशोर आपको वेधाया ने लिखी। और इंग्लिश में किसने लिखा था? इटैलिक स्टाइल में, वो आपका प्रेम बिहारी आपको नारायण रायज़ादा, उनकी कैलीग्राफी थी। ये आपको याद रखना है। अब आ जाता है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे देखना है कितने पेज हो गए, 10 पेज पे इसको ख़त्म करते हैं। थोड़ा लंबा जाएगा, थोड़ा कहाँ पे ख़त्म होता है। आज 50 पेज करने की कोशिश करूँगा, तो यहीं पे विराम देता हूँ। साइलेंट फीचर मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगा। साइलेंट फीचर मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगा। ये यहाँ से रह जाता है। कोशिश करूँगा कल मैं इसके 50 to 60 पेपर ख़त्म कर दूँगा। 50 to 60 पेपर ख़त्म कर दूँगा, इसके 50 to 60 पेपर ख़त्म कर दूँगा। और मैं 3 दिन का टारगेट है, 3 दिन में पूरा कंप्लीट करना है हमें। जो 50 कल, 50 अगले दिन पूरा ख़त्म कर देंगे। 50 पेजेस करके 3 दिन में हम पॉलिटी रिवाइज़ कर लेंगे, पॉलिटी रिवाइज़ कर लेंगे और फिर नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट करेंगे। मेरी कोशिश है, मैं एक चीज़ और स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं जो हिस्ट्री पोर्शन है लूसेंट का, वो भी रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, वो भी आपके बीच में शेयर करूँगा। उससे 3-4 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसमें मिडिवल मॉडर्न तीनों कवर कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वो इससे अगली करेंगे, पहले पॉलिटी ख़त्म करेंगे। थैंक यू।